Dear student, good morning. Today we will discuss about World Trade Organization, जिसको हम लोग शॉर्ट में WTO के नाम से जानते हैं। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे मुख्य रूप से। ये जो आपको हम लोग पढ़ रहे थे ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, तो इसी में जो टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन WTO। WTO जो है एक वर्ल्ड से ट्रेड से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे सिस्टम को क्या करती है, ट्रेड से संबंधित जो भी रूल रेगुलेशंस होता है उसको बनाती है। चलिए हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं इसको। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विथ द ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। देखिए, इसमें तो सबसे पहले आपको WTO का फुल फॉर्म जानना है कि WTO की फुल फॉर्म क्या है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यह जो क्या है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो क्या करती है कि डीलिंग मतलब करती है विथ द ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड, मतलब ग्लोब में पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड जो ट्रेड से संबंधित नियम कानून होते हैं वह उसका निर्माण करती है। अर्थात WTO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड होता है उससे रिलेटेड वह नियम रेगुलेशंस को क्या करती है, बनाती है। इट मेन फंक्शन इज टू इंश्योर दैट ट्रेड फ्लोज एज स्मूथली, प्रेडिक्टेबली एंड एज फ्रीली एज पॉसिबल। मतलब इसका जो मेन उद्देश्य होता है, मेन फंक्शन होता है, वो क्या होता है कि ट्रेड जो हो वो स्मूथली चलता रहे, प्रेडिक्टली मतलब अच्छे से चलता रहे, एंड फ्रीली मतलब जो स्वतंत्र रूप से, अर्थात किसी भी बाउंडेशन, स्वतंत्र रूप से मतलब कोई ऐसा नहीं कि मतलब उसको फ्री छोड़ दिया जाए, मतलब उसमें कोई बाधा ना आए। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर ट्रेड हो रहा है तो इसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट्स हो, इसलिए वो अच्छे से चलता रहे। इसका जो मेन फंक्शन होता है किसका, WTO का। इट सपोर्टेड द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। और ये क्या करता है कि जो उदारवादी नीतियाँ होती हैं हर कंट्रीज़ की, उसको भी एस्टैब्लिश करने में सपोर्ट करता है। जैसे भारत में जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो फॉरेन कंट्री जाकर यहाँ इन्वेस्टमेंट करती है, या फॉरेन के जो इंडियन कंपनीज हैं वो फॉरेन में जा कर के अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश करती है, वो किसके कारण संभव होता है, लिबरलाइजेशन के कारण होता है, उदारीकरण के नीति के कारण होता है। WTO was started at the initiative of the developed countries। जो WTO है उसकी स्टार्टिंग किसने किया था, तो जो डेवलप कंट्रीज है, जो मतलब पूरी तरह से विकसित जो कंट्रीज हैं उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू लिबरेट इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंश्योर दैट इट्स मेंबर ओबे इट्स रूल। और इसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी बीच में बाधाएं जो आ रही हैं, उसको क्या किया जाए, उसको दूर किया जाए। उसको दूर करने का मेन जो उद्देश्य था इसका था, और जो ट्रेड हो वो अच्छे से हो, फ्रीली हो। ठीक है। 160 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वेयर मेंबर ऑफ द WTO ऑन जून 2014। अर्थात कह रहा है कि 160 कंट्री, अगर 2014 तक बात की जाए, जून 2014 तक की बात की जाए, तो उस समय तक 160 कंट्रीज था। लेकिन इस समय अगर प्रेजेंट टाइम बात की जाए तो 140 कंट्रीज है 19 जुलाई 2016 के हिसाब से। डाटा पुराना है, 29 जुलाई 2016 तक की डाटा जो है वो 164 कंट्रीज है। आप इस समय प्रेजेंट टाइम में सर्च कर लीजिएगा कि कितना कंट्रीज है इसमें WTO में। Though WTO is supposed to allow free trade for all, actually it is found that the developed countries have unfairly implemented some trade barriers and forced the developing countries to remove barriers। मतलब क्या हुआ था, इसका जो स्टार्टिंग था वो कौन किया था, आपको बताया है कि डेवलप कंट्री किया था। डेवलप कंट्री क्यों किए थे, तो डेवलप कंट्री इसलिए किए थे क्योंकि डेवलप कंट्री के पास टेक्नोलॉजी था, डेवलप कंट्री के पास इंडस्ट्रीज थे, तो वहाँ से रॉ मटेरियल जो भी प्रोडक्शन होता था उसको सेलिंग करने के लिए चाहिए ना दूसरा कंट्री, तो वह अनडेवलपिंग कंट्री को क्या किए, फोर्स किए। क्योंकि ये जो अनडेवलपिंग कंट्रीज था वह अपने कंट्रीज़ में किसी भी प्रकार से बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहता था, तो जो डेवलप कंट्री थे उन्होंने फोर्स किया कि आप अपने यहाँ के बैरियर्स हटाओ, जिससे हम लोग क्या कर सकें, एक दूसरे से ट्रेड कर सकें, एक दूसरे से हम लोग क्या कर सकें, ट्रेड कर सकें। तो यह
डेवलपिंग कंट्री को बैरियर्स को हटाने के लिए प्रेशर किए, हटाने। इससे दोनों को फ़ायदा भी हुआ, दोनों कंट्री को फ़ायदा हुआ, जो डेवलपिंग था उसका भी या जो डेवलपिंग था उसका भी। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ द ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। और इसका जो आपको एग्जाम्पल देखा जा सकता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर के, क्योंकि जो अनडेवलपिंग कंट्रीज होती हैं या डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उसके पास क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ज़्यादा होता है, तो वह दूसरे कंट्री में अपनी सेल कर सकती हैं। और जो डेवलप कंट्री है उसके पास टेक्नोलॉजी होता है, तो वह अपना इस कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकती है या बिजनेस कर सकती है। Agricultural in the USA are heavily subsidized by their governments so that they can export products like wheat and cotton at very low prices of developing countries, thus competing with and adversely affecting farmers in these countries। देखिए यहाँ पे यूएसए का एग्जांपल दिया हुआ कि यूएसए के पास क्या है, यूएसए एग्रीकल्चर कंट्री था उस समय स्टार्टिंग में, तो आज भी एग्रीकल्चर इसके पास प्रोडक्शन क्रॉपों का ज़्यादा होता है। अब इसके पास मान लीजिए वीट और काटन, इसके पास बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या करेगा, जहाँ पे इसकी डिमांड ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्शन नहीं है, वहाँ पे क्या करेगा, बहुत ही कम दाम पे इसको सेल कर देगा। यहाँ अमेरिका इसको ला करके इंडिया को या दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसको ला करके बहुत ही लो प्राइस पे उसको सेल कर देगा। देखिए लो प्राइस पे इसलिए सेल करेगा, आप सोचते होंगे लो प्राइस पे क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके पास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर वो सेल नहीं किया तो नुकसान होगा, वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा, इसका प्रोडक्शन रुक जाएगा। लेकिन अगर वो सेल कर देता, मान लीजिए उसको 10,000 रुपये फ़ायदा कमाना था लेकिन वो 5,000 फ़ायदा कमाएगा, लेकिन उसको क्या कर देगा, सेल कर देगा। अगर वो सेल नहीं करेगा तो 5,000 रुपये उसका क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है डेवलपिंग कंट्री डेवलपिंग कंट्री को अपना बहुत ही लो प्राइस पे सामान को क्या कर देती है, सेल कर देती है, उसको मार्केट बनाने के लिए। चलिए देखिए अब क्या इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। इम्पैक्ट देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया के ऊपर। इम्पैक्ट मतलब प्रभाव। जो ग्लोबलाइजेशन पूरे वर्ल्ड में फैल रहा था, आप इसको हिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में, तो जो इम्पैक्ट था ग्लोबलाइजेशन का वह भारत के ऊपर कितना प्रभाव डाला, इसको हम लोग देखते हैं, या भारत कैसे ग्लोबलाइजेशन से प्रभावित हुआ। ग्लोबलाइजेशन रिजल्टेड इन मोर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स बोथ लोकल एंड फॉरेन। देखिए जो ग्लोबलाइजेशन था वह से क्या बढ़ा, जैसे ही ग्लोबलाइजेशन बढ़ा वैसे कंपटीशन बढ़ गया। क्यों कंपटीशन इसलिए बढ़ गया, पहले मान लीजिए किसी कंट्री में एक ही कंट्री का प्रोडक्ट था, लेकिन अब इस कंट्री में क्या हो रहा है, बाहर से भी प्रोडक्ट आना शुरू हो गया, तो यहाँ पे कंपटीशन होगा कि नहीं होगा, तो कंपटीशन बढ़ गया। पहला चीज़ ग्लोबलाइजेशन के कारण इंडिया में, चाहे वो लोकल लेवल पे हो या फॉरेन लेवल पे हो। बेनिफिटिंग कंज्यूमर्स particularly the prosperous section in the urban areas। अब जब कंपटीशन बढ़ गया तो इससे प्रॉफिट किसको हुआ, जो कंज्यूमर्स थे। क्यों, कंज्यूमर्स के पास पहले एक ही ऑप्शन था कि इसी वस्तु खरीदना था, लेकिन जितना फिक्स प्राइस था उसको देना पड़ता था। लेकिन अब जब बहुत सारी वस्तुएं मार्केट में आ गई अदर कंट्रीज़ की, तो अब कंज्यूमर्स के पास ऑप्शन हो गया कि हम इसको नहीं खरीदेंगे, हम इसको खरीद सकते हैं, हम इसको नहीं लेंगे, हम इसको ले सकते हैं। तो इसे जो ग्लोबलाइजेशन से जो कस्टमर इंडिया के कस्टमर्स थे या किसी भी कंट्री के कस्टमर्स थे, उसके पास मोर ऑप्शन हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब ऑप्शन हो गया, और वो अपने नीड्स के हिसाब से, अपने मनी के हिसाब से मार्केटिंग क्या कर सकता था। पहला इस प्रॉफिट हुआ। इट गिव्स अ ग्रेटर चॉइस ऑफ गुड्स विथ इम्प्रूव क्वालिटी एंड लोअर प्राइस। अभी हम आपको जो बताए हैं, अब उसके पास जब ऑप्शन हो गया कि हमको जो वस्तु लेना होगा वो ले सकता है, तो अपने हिसाब से रेट मुला करके उसको बार्गेनिंग करके वो क्या कर सकता है, ले सकता है। लेकिन पहले क्या था, कोई बार्गेनिंग नहीं था, उसका एक ही वस्तु थी तो आपको लेना ही है। MNCs have increased their investment in India in cell phones, automobiles, electronics, soft drinks, फास्ट फूड एंड सर्विस सच एज बैंकिंग इन सच अर्बन एरियाज। और जो MNCs थी, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनियां थी, वह भी भारत में आकर के अपने आप को क्या की, एस्टैब्लिश किया। अर्थात मान लीजिए इंडिया है तो बहुत सारी MNCs कंपनियां आकर के अपने कंपनी को क्या किया, इंडिया में लॉन्च कर दिया। वो विभिन्न सेक्टर्स में, चाहे वो सेल फोन्स हो, ऑटोमोबाइल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, ये सब मतलब विभिन्न सेक्टर्स में आकर के उन्होंने अपना क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। इससे क्या हुआ कि पहला तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल गया, यहाँ जो इंडियंस थे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, और दूसरा ये था कि यहाँ गवर्नमेंट को टैक्स भी मिल गया।
और गवर्नमेंट नई नई चीज़ों के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानकारी इसको मिला। ये सब किसके कारण हुआ? ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ। Due to this, many new jobs have been created and local companies supplying raw material and service to these industries have prospered। अब देखिए, ये मान लीजिए कंपनी भारत है और भारत में यहाँ पे एक कंपनी है, लोकल कंपनी। अब इसके पास रॉ मटेरियल था, लेकिन यहीं पे एक MNCs आ गई, मल्टीनेशनल कंपनी आ गई। तो ये जो लोकल कंपनी था अपनी रॉ मटेरियल को इस MNCs को बेच करके और प्रॉफिट भी कमाने लगे। दूसरा चीज़ कि यहाँ के जो लोकल लोग थे या जो पॉपुलेशन थी उसको रोज़गार मिल गया। किसके कारण? ग्लोबलाइजेशन के कारण। ग्लोबलाइजेशन ब्रिंग ए न्यू इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी बाई विच इवन द लोकल कंपनीज बेनिफिट। अब देखिए, टेक्नोलॉजी भी आदान प्रदान हुआ। अब यहाँ पे कोई इस कंट्री में कोई टेक्नोलॉजी था तो MNC यहाँ पे एस्टेब्लिश करती, यहाँ पे भी हो गया। इस कंपनी का कोई टेक्नोलॉजी था तो ये कंपनी जाके यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई, तो इस यहाँ के लोग इस टेक्नोलॉजी के बारे में जान गए। अर्थात टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह होने लगा। किसके कारण? ग्लोबलाइजेशन का। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो ये सारा चीज़ें संभव नहीं था। सम लार्ज इंडियन कंपनीज लाइक इन्फोसिस, टाटा, एशियन पेंट्स, रेनबैक्सी हैव इमर्ज एज द MNCs एंड सेट अप कंपनी इन अदर कंट्रीज। जैसे भारतीय कुछ कंपनियां का नाम दिया है, जैसे इन्फोसिस हो गया, टाटा हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, रेनबैक्सी हो गया। ये सब क्या की कंपनियां? MNC मान लो भारतीय कंपनी थी, ये भारतीय कंपनी है और ये जो MNCs है अभी अपने आप को इसमें मर्ज कर ली मतलब मिला ली, अर्थात इनके साथ मिलकर काम करने लगी। अब इससे प्रॉफिट हुआ कि जो इंडियन कंपनी थे वह वर्ल्ड के विभिन्न कंट्री में जाकर के अपने आप को एस्टैब्लिश करने लगे और इसके साथ गए, इसके साथ अब यहाँ पे बिजनेस करने लगे। तो इससे क्या हुआ कि भारतीय जो लोकल कंपनियाँ थीं वह विदेशों में जाने का उनको चांस मिला और वहाँ पे जाकर अपने आप को उन्होंने क्या किया? डेवलप किया। न्यू कंपनीज डेट प्रोवाइड सेल्स कॉल सेंटर्स, IT रिलेटेड सर्विस, अकाउंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हैव कम अप। और इसे जो ग्लोबलाइजेशन के कारण नए नए कॉल सेंटर्स में नौकरियां मिलने लगी, नए नए कॉल सेंटर्स खोला जाने लगा, IT सेक्टर्स में काम होने लगा। तो ये सारी चीज़ें किससे संभव हुई? ग्लोबलाइजेशन के कारण। ग्लोबलाइजेशन हैज थ्रेटेंड स्मॉल प्रोड्यूसर्स एज देयर प्रोडक्शन हैज स्टॉप। और जो ग्लोबलाइजेशन के कारण जो मतलब थ्रेटेंड किया जाता, व्यवहार किया जाता, गलत व्यवहार छोटे प्रोड्यूसर्स के साथ, इसको भी क्या किया गया? मतलब स्टॉप किया गया, रोक दिया गया। अर्थात जब छोटे व्यापारी भी अपने सब मटेरियल को कहीं भी सेल कर सकते हैं किसी भी कंट्रीज़ में या अपने प्राइस फिक्स कर सकते हैं। तो यह सारा क्या था? इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन था इन इंडिया के परिप्रेक्ष्य में। वैसे वर्ल्ड के भी हर कंट्रीज़ के बारे में यही होगा इम्पैक्ट। तो चलिए अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।